वेलकम टू येट अनदर सेशन ऑफ वीकली करंट अफेयर्स। यार इस सेशन से ना हम कुछ नया करने वाले हैं, विच इज वी आर गोइंग टू स्टिमुलेट आवर विजुअल मेमोरीज। काफ़ी सारी रिसर्चेस में ये पाया गया है कि आप किसी चीज़ को सुनने के साथ साथ अगर उसका वीडियो या पिक्चर्स भी देखते हैं तो बहुत और बेटर तरीके से आपके दिमाग में वो मेमोरी फिट हो जाती है। तो इसी चीज़ को हम यूज़ करने वाले हैं अपने एग्जाम की प्रेपरेशन के लिए। हम क्या करेंगे, हम वीडियोस बैकग्राउंड में प्ले करेंगे, आप उसको पिक्चर की तरह देखेंगे। मूवीज़ के डिटेल्स जैसे याद रहता है ना, उसी तरीके से जीके और करंट अफेयर्स के डिटेल्स भी आपको याद हो जाने वाले हैं। स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट न्यूज़। हाल ही में इंडिया ने जो कि प्रॉमिस किया था फिलीपींस को कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे, बाकायदा $375 मिलियन की डील हमने साइन की थी। तो फाइनली इंडिया ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल्स प्रोवाइड कर दी हैं और ये जो आप वीडियो में देख सकते हैं ये इन्हीं मिसाइल्स को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है टू फिलीपींस। फिलीपींस में दिक्कत क्यों है? हाल ही में हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, जिनका नाम है मिस्टर एस जयशंकर, वो गए थे फिलीपींस और उन्होंने बोला है इंडिया पूरा सपोर्ट देगा फिलीपींस को। किसके अगेंस्ट आवर कॉमन एनिमी विच इज चाइना। चाइना की हमेशा से आदत रही है कि वो जो जमीन और जो समंदर में एरिया, जो मैरीटाइम बाउंड्रीज होती हैं जो उनकी नहीं है, उसको क्रॉस करके दूसरों के टेरिटोरियल क्लेम्स में घुसकर उस चीज को अपना क्लेम करते हैं। ऐसा इंडिया के साथ वो काफी टाइम से करते आ रहे हैं। खास तौर पे 2020 में जो गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था उसके बाद से चाइना और इंडिया के रिलेशंस खराब ही होते जा रहे हैं। ऐसा ही कुछ हरकत चाइना ट्राई कर रहा है फिलीपींस के साथ करने का भी, बट नॉट ऑन लैंड। ये जमीन पे नहीं हो रही है बात, ये एक्चुअली में समंदर में हो रही है। समंदर में कहां पे? इन द साउथ चाइना सी। बाकायदा एक अग्रीमेंट हुआ था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने 2016 में फिलीपींस के फेवर में डिसीजन भी दिया था और चाइना को बोला था कि पीछे हट जाइए, आप मैरिटाइम बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट कीजिए। बट चाइना ने नहीं किया। चाइना ने उस डिसीजंस के अगेंस्ट जाकर भी मैरिटाइम बाउंड्रीज क्रॉस की और फिलीपींस को सॉवरेनिटी को थ्रेटन किया है। इंडिया ने बोला हम समझ सकते हैं कि किसी की सॉवरेनिटी को थ्रेटन किया जाए तो कैसा फील होता है, इसलिए यू हैव आवर फुल सपोर्ट। अच्छा, अब साउथ चाइना सी वाले एरिया में देखा जाए तो पहले इंडिया का सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक इंटरेस्ट था। मतलब हम वियतनाम में जाकर उसके आसपास के एरियाज में जाके बाकायदा ऑयल ड्रिलिंग और मैरीटाइम एक्सपेरिमेंट्स करते थे, बट इकोनॉमिक इंटरेस्ट से ज्यादा हमारा इंटरेस्ट नहीं था। हमारी पॉलिसी जो थी वो हुआ करती थी लुक ईस्ट पॉलिसी, बट धीरे धीरे हमारी पॉलिसी चेंज होकर एक्ट ईस्ट पॉलिसी होती जा रही है। इकोनॉमिक के साथ साथ अब हम सपोर्ट प्रोवाइड करने जैसा एक ग्लोबल लीडरशिप रोल भी प्ले करने जा रहे हैं। जैसे आपने अक्सर देखा होगा, कोई भी कहीं भी क्राइसिस होती है तो यूएस बीच में आके जरूर अपना ओपिनियन देता है, क्योंकि यूएस अपने आप को कंसिडर करता है कि हम एक ऐसी पोजीशन पे कंट्री है कि हम इस तरीके के ओपिनियन देंगे तो आवर ओपिनियन मैटर्स। इंडिया बहुत सालों से एक डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्री रहा है, बट फाइनली वी हैव रीच्ड अ पोजीशन एटलीस्ट इन एशिया, इवन ग्लोबली, कि हम एक स्ट्रॉन्ग कंट्री माने जाते हैं एशिया की, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री। तो जैसे फिलीपींस जैसी छोटी कंट्रीज को अगर सपोर्ट की जरूरत पड़ती है तो ये इंडिया अपनी ड्यूटी मानता है कि इस तरीके का सपोर्ट बाकायदा फिलीपींस को प्रोवाइड किया जाए। ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये बेसिकली इट्स अबाउट हिंदुस्तान जिंक, जो एक वेदांता ग्रुप की कंपनी है। इनके बारे में एक छोटी सी न्यूज आई है कि दुनिया की वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर बन गई है ये। जी हाँ, सिल्वर। इनके वैसे गुजरात और राजस्थान, खासतौर पे राजस्थान में काफी बड़े बड़े माइनिंग का बिजनेस है। हिंदुस्तान जिंक नाम की एक कंपनी है वेदांता ग्रुप की, तो माइनिंग बिजनेस के लिए ज्यादातर टाइम जाने जाते हैं। फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर भी अगर आप इनका देखें 2024 का, तो दे आर ओनली रीचिंग न्यू हाइट्स। इसलिए साथ ही साथ में ये दुनिया के, एंड इट्स अ ह्यूज थिंग बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटायर वर्ल्ड, दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर यानी कि चांदी बन गए हैं। अगेन नाम क्या है? हिंदुस्तान जिंक, एंड दे आर ओन्ड बाय वेदांता ग्रुप। नेक्स्ट, दिस पर्सन आपने बहुत बार देखा होगा लेकिन कईयों को नाम नहीं पता होगा। ये हमारे इसरो के चीफ हैं, हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चीफ हैं ये। इनका नाम है मिस्टर एस सोमनाथ। ये यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं और किस बारे में बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं कि इंडिया ने एक मिशन लॉन्च किया है कि हम 2030 तक, ईयर 2020 तक स्पेस को डेब्री फ्री बनाना चाहते हैं। अब डेब्री क्या होता है? डेब्री का मतलब होता है कि मान लीजिए आज से कई सालों पहले से जो स्पेस में मिशंस हम लॉन्च कर रहे हैं, जो हम रॉकेट्स भेज रहे हैं या जो भी स्पेस मिशंस हम कर रहे हैं, जो आउटर स्पेस में हम भेज रहे हैं,
तो ये, और खास तौर पे सैटेलाइट्स तो आजकल इतनी कॉमन हो गई हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अपनी खुद की पर्सनल सैटेलाइट तक लॉन्च कर दी है। तो इवन प्राइवेट प्लेयर्स अब सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं, नॉट जस्ट द गवर्नमेंट। तो आप इमेजिन कीजिए इस तरीके की हजारों सैटेलाइट्स लॉन्च की जाती है जो अर्थ के इर्द गिर्द ऑर्बिट करती हैं, यानी कि चक्कर लगाती है मून की तरह। अब ये सैटेलाइट कुछ सालों तक तो काम करती है, लेकिन जब आखिरकार है तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही, जब जैसे ही ये खराब हो जाती हैं तब भी ये सर्कल करती रहती हैं। और इससे क्या होता है, आप इमेजिन करो, जब भी आपने स्पेस में फोटो देखी होगी और अर्थ एकदम क्लीन एंड क्लियर दिखाई देता है, एक्चुअली में अर्थ वैसा नहीं है। अर्थ रियलिटी में या एक्चुअली में एकदम आपको बहुत सारी घूमती हुई सैटेलाइट्स और रॉकेट्स और कचरा, बेसिकली डेब्री का मतलब होता है स्पेस का कचरा, आपको दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये सैटेलाइट एक बार खराब हो जाती है लेकिन ये वहीं वहीं ऑर्बिट करती रहती है। इंडिया ने बोला है कि हम ये ठानते हैं कि स्पेस को बाय 2030 डेब्री फ्री बनाना चाहते हैं। इसी के साथ साथ बहुत सारी गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज ने भी ये डिसाइड किया है, ये चीज ठानी है, और वो इंडिया के साथ मिलकर इस चीज को अचीव करना चाहते हैं। अच्छा, इंडिया ने इसके साथ साथ क्या बोला है कि हम एक और मिशन अपना लॉन्च करने वाले हैं, विच इज हम अपना खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लॉन्च करने वाले हैं, जिसका नाम है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। तो इस स्टेशन के साथ साथ भी हम ये इनिशिएटिव को भी लेंगे। इंडिया का अगर हम इसरो की बात करें तो इसरो हाल ही में काफी ज्यादा चर्चा में चल रहा है, स्पेशली विद द सक्सेस ऑफ मिशंस लाइक चंद्रयान 3 एंड आदित्य L1। चंद्रयान 3 हमने मून मिशन लॉन्च किया था, फाइनली सॉफ्ट लैंडिंग की थी आफ्टर द फेलियर ऑफ चंद्रयान 2, है ना। सॉफ्ट लैंडिंग की थी ऑन द साउथ पोल ऑफ मून। तो इंडिया टॉप 4 कंट्रीज में आ गया था जिन्होंने आज तक मून पे सॉफ्ट लैंडिंग की है। इसी के साथ साथ उसके कुछ ही टाइम बाद इंडिया ने आदित्य L1 लॉन्च किया, विच वॉज अ मिशन टू स्टडी द सन। इसी के साथ साथ इंडिया इज एमिंग टू लॉन्च अ गगनयान मिशन। गगनयान में हम एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने वाले हैं। फाइनली इंडिया का ऐसा ये पहला मिशन होगा, और इसरो ने ये भी तय किया है कि बाय सूनर और लेटर विद इन द डेकेड, 10 साल के अंदर हम एस्ट्रोनॉट को, अपने इंडिया के एस्ट्रोनॉट को मून पर भी भेजना वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू सेंड अ मैन टू द मून, इंडियाज फर्स्ट एवर। अच्छा, अब काफी सारे लोगों को लगेगा कि मैम राकेश शर्मा तो जा चुके हैं। राकेश शर्मा वॉज एन इंडियन, बट उनको इसरो ने नहीं भेजा था। ही वॉज अ कॉस्मोनॉट, उनको सोवियत यूनियन ने भेजा था। तो ही वॉज नॉट द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट, ही वॉज एक्चुअली द फर्स्ट इंडियन एंड मैन, बट ही वॉज नॉट द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट। उनको हमने नहीं भेजा था, सो ही इज नॉट एग्जैक्टली आवर अचीवमेंट। ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये जो आपको प्यारी सी कैट यहाँ पर दिख रही है, ये दिखने में खाली प्यारी सी है, इसका नाम है एक्चुअली क्लाउडेड टाइगर कैट। आप इमेजिन कीजिए कि अभी भी काफी सारे इस तरीके के जानवर हैं जिनके एग्जिस्टेंस के बारे में ही हमको नहीं पता। हाल ही में इस कैट के बारे में पता चला है, एंड शी हैज बीन फाउंड इन ब्राजील। ब्राजील के जंगलों में इसके बारे में पता चला है और मिली है, और इसको काफी जोरों शोरों से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। अगेन द नेम इज क्लाउडेड टाइगर कैट। तो ये अगेन काफी ज्यादा छुप के रहने वाली कैट है, देखने में बहुत छोटी सी है बट वेरी वेरी एक्सट्रीमली डेडली। अगर इसका शिकार का रेट देखा जाए तो ऑलमोस्ट 100% ऑफ टाइम्स व्हेन दिस कैट हंट्स शी कैचेस समथिंग। कहाँ पे पाई गई है ये? ब्राजील में पाई गई है। एंड दिस कैट हैज बीन फाउंड कि ये इकोसिस्टम जो पूरा बनता है, इकोसिस्टम बहुत छोटा सा एग्जाम्पल अगर हम देखें, हम बचपन में पढ़ते थे कि एक छोटे से कीड़े को एक चिड़िया खाती है, एक चिड़िया को उससे बड़ा जानवर खाता है, फिर हिरण को शेर खाता है। इस तरीके से पूरा इकोसिस्टम पार्ट बनता है। उसमें से आप एक भी जानवर को हटा दो तो पूरा इकोसिस्टम गड़बड़ा जाता है। तो दिस कैट हैज बीन फाउंड टू बी एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम ऑफ ब्राजील एंड इन फैक्ट द एंटायर वर्ल्ड। अगेन व्हाट इज द नेम? द नेम ऑफ द कैट इज क्लाउडेड टाइगर कैट। दिखने में क्यूट बट एक्सट्रीमली डेडली। नेक्स्ट, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है अगेन कि 8 इंडियंस टाइम्स मैगजीन के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट में आए हैं। 8 इंडियंस, नॉट अ स्मॉल फीट। इनमें से ज्यादातर को आप जानते भी हैं और इनकी एक एक करके हम लिस्ट देखेंगे वंस द पिक्चर अपीयर्स। काफी डिफरेंट फील्ड ऑफ आर्ट से आए हैं, मतलब एस्ट्रोफिजिक्स के प्रोफेसर से लेके रेसलर से लेके एक्टर्स, 2 एक्टर्स भी हैं इसमें। उसी के साथ साथ म्यूजिक की फील्ड से रिलेटेड, आर्ट्स की फील्ड से रिलेटेड, मूवीज की फील्ड से रिलेटेड, स्टडीज एंड साइंस की फील्ड से रिलेटेड, बहुत सारे अलग अलग फील्ड से रिलेटेड लोगों को यहाँ पर लिया गया है। सो एक एक करके हम देखेंगे। इनफैक्ट इवन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, द फर्स्ट पिक्चर यू कैन सी इज मिस्टर अजय बांगा। ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड दिस इज अ
वेरी 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 एक्सट्रीमली हाई रिगार्ड वाला फीट। क्यों? क्योंकि मिस्टर अजय बांगा वॉज द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिनको वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट के तौर पे इलेक्ट किया गया था, ये चूज किया गया था, ठीक है। तो ऑल्दो इंडियन नहीं है वो अमेरिकन है, बट ही इज ऑफ इंडियन ओरिजिन। द फर्स्ट पिक्चर इज दैट। सेकेंड हम सब जानते हैं आलिया भट्ट, है ना, एंड देव पटेल को भी हम सब जानते हैं। जिनको आप नहीं जानते इज नीचे वाली जो पिक्चर में आपको दिख रही है, हर नेम इज साक्षी मलिक, शी इज अ रेसलर। इनके अलावा आलिया भट्ट, देव पटेल एंड एक प्रोफेसर भी हैं हु इज अ प्रोफेसर इन एस्ट्रोफिजिक्स, उनका नाम है प्रियंवदा नटराजन, ठीक है, जो आप ऊपर देख सकते हैं। प्रियंवदा नटराजन के अलावा एक आसमा खान भी हैं जो कि हैं बोथ ब्रिटिश रेस्टोरेंटर एंड कुकबुक ऑथर। इन्होंने एक कुकबुक लिखी है विच इज एक्सट्रीमली फेमस, ठीक है। तो आप इमेजिन कीजिए कितने डिफरेंट वेरियस फील्ड्स में से लोगों को लिया गया है। द नेम इज आसमा खान। नेक्स्ट नेम इज जिगर शाह एंड लास्ट नेम, जिगर शाह वैसे क्या है, ही इज द डायरेक्टर ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। एंड लास्ट में सत्या नडेला, वी ऑल नो ही इज द सीईओ एंड चेयरमैन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। सो दीज आर द 8 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंडियंस इन द टाइम्स मैगजीन की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल की लिस्ट। वेरी वेरी अमेजिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, नेक्स्ट जो आपको ये दिख रहा है ना, ये एक्चुअली दृश्य है या किस कंट्री की बात हो रही है, ये कंट्री है नाइजीरिया। नाइजीरिया इज अ कंट्री इन अफ्रीका। अफ्रीका में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम काफ़ी सालों से चली आ रही है, और उस प्रॉब्लम, वैसे तो हज़ारों टाइप के डिजीजेस हैं, बट एक जो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है दैट इज मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस आपकी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होने वाली एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जिसके सिम्टम्स अक्सर ऐसे होते हैं कि इंसान उसको नज़रअंदाज कर देता है। जैसे कि आपको नेक में पेन होगा, आपको हेडेक होगा, आपको ऐसा लगेगा शायद माइग्रेन हो रहा है, आपको थोड़ा नॉजियस फील होगा, उल्टी जैसा फील होगा। ये बेसिक सिम्टम्स होते हैं मेनिंजाइटिस के। मेनिंजाइटिस होते भी बहुत सारे तरीकों के हैं, बट फाइनली नाइजीरिया हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने निकाली है मेनिंजाइटिस के अगेंस्ट एक बहुत ही इफेक्टिव वैक्सीन। पिछले साल ही अफ्रीका में, अफ्रीका हम बात कर रहे हैं एज अ कॉन्टिनेंट पूरा 26 कंट्रीज, ठीक है। तो अफ्रीका में 50% इंक्रीज इन द मेनिंजाइटिस केसेस देखा गया था। अब अगर हम रीजन देखें कि मेनिंजाइटिस होता क्या है या क्यों होता है, खासतौर पे अफ्रीका में इतना ज्यादा क्यों है, तो इसका वन ऑफ द रीजन रिसर्च के अकॉर्डिंग कुड बी कि अफ्रीका में एयर बहुत ज्यादा ड्राई और डस्टी होती है, वहां ड्राई एयर होती है और बहुत ज्यादा डस्टी एटमॉस्फेयर होता है। तो इन रीजंस के कारण एक रीजन ये माना जाता है, और काफी बड़ा रीजन ये माना जाता है, कि मेनिंजाइटिस वहां इतना ज्यादा फैला हुआ है। बाकी पूरे दुनिया में मेनिंजाइटिस एक टाइम पे फैला था, बट द एंटायर वर्ल्ड हैज बीन एबल टू डील विद इट काफी सालों पहले। आप इंडिया में इक्का दुक्का केसेस ही आपको शायद सुनने में आए मेनिंजाइटिस का, बट वहीं अफ्रीका में अगर आप जाएं तो अभी भी काफी रेगुलर बेसिस पे आपको केसेस सुनने में आते हैं मेनिंजाइटिस के, विच इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो इस वैक्सीन का नाम क्या है? इस वैक्सीन का नाम है MEN5CV वैक्सीन। हालांकि ये एक ही तरीके के मेनिंजाइटिस से डील करती है या उसी के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, जिसका नाम है सेरोग्रुप A, बट स्टिल इट इज अ ह्यूज फील्ड एंड नाइजीरिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इस तरीके की वैक्सीन निकालने के लिए, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला, लास्ट ईयर देयर वाज अ 50% राइज, 50% की बढ़ोतरी थी इन द एनुअल केसेस ऑफ मेनिंजाइटिस इन इंडिया, इन सॉरी अफ्रीका। अफ्रीका मतलब पूरे कॉन्टिनेंट में। इस कॉन्टिनेंट में कितनी कंट्रीज आती हैं? 26 कंट्रीज, ठीक है। हम अभी किस कंट्री की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं नाइजीरिया की। नाइजीरिया के बारे में थोड़ा सा और चीजें देख लेते हैं। किस कॉन्टिनेंट में है? अफ्रीका, वी ऑलरेडी नो। एंड इसके प्रेसिडेंट कौन है? मिस्टर बोला तिनुबू, ठीक है, मिस्टर बोला तिनुबू, ओके। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है एक वैन, ठीक है। ये वैन अब क्या काम करेगी? ये कैलिब्रेट करेगी मेडिकल इक्विपमेंट्स को। कैलिब्रेट करना मतलब मेडिकल इक्विपमेंट जो बेसिकली मेडिकल डिवाइसेस या फिर जो चीज़ों को, बीमारियों को, डिजीजेस को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, इनका सही से काम करना और सही से वर्क करना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार डॉक्टर्स एक बार खरीद लेते हैं कोई भी इस तरीके का डिवाइस या कोई भी इस तरीके का इक्विपमेंट, और सालों तक उसी को यूज़ कर रहे होते हैं, उसको चेक नहीं कराते हैं। और खास तौर पे लैबोरेटरीज में तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जहाँ डिजीज का डायग्नोसिस चलता है। ये वैन विच हैज़ बीन डेवलप्ड बाय IIT मद्रास, जैसे कि आप फर्स्ट इसमें देख सकते हैं, दिस वैन हैज़ बीन डेवलप्ड बाय IIT मद्रास एंड इसका नाम है मेडिकल डिवाइसेस कैलिब्रेशन फैसिलिटी ऑन व्हील्स, ठीक है। तो IIT मद्रास की रिसर्च काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और आप अक्सर देखेंगे इंडिया में प्रोजेक्ट्स जो लॉन्च किए जाते हैं वो अक्सर IIT मद्रास ही डेवलप करती है,
ठीक है। तो आईआईटी मद्रास ने इसको भी डेवलप किया है। ये वैन क्या करेगी, ये अलग अलग लैबोरेटरीज के पास जाकर, उनके दरवाजे तक जाकर डिवाइसेस को लेकर, इक्विपमेंट्स को लेकर उनको कैलिब्रेट करेगी। कैलिब्रेट में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, चेकिंग भी आ जाता है, रिपेयरमेंट भी आ जाता है, और हर चीज बेसिकली एक स्टैंडर्ड मार्क जो होता है उस डिवाइस का, क्या उस स्टैंडर्ड क्वालिटी को वो डिवाइस मैच कर रहा है कि नहीं, ये सारी की सारी चीजें चेक करेगी। अब यहाँ पर ये मेडिकल डिवाइस वैन किन किन चीज़ों को चेक कर सकती है, ये चेक कर सकती है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एनालाइजर को, गैस फ्लो एनालाइजर को, डायलिसिस, रेफरेंस मैटर, ये सारे इक्विपमेंट्स या डिवाइसेस यूज होते हैं, इन सब को एक ही वैन यहाँ पर चेक कर सकती है। अलग अलग डोर स्टेप्स पे जाएंगे और सिर्फ चंद घंटों के अंदर, विद इन जस्ट अ फ्यू आवर्स, इट विल बी एबल टू कैलिब्रेट ऑल द मेडिकल डिवाइसेस एंड इक्विपमेंट्स। अगेन डेवलप किसने किया है, आईआईटी मद्रास ने। ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, यहाँ पे बात हो रही है, एक इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन कांग्रेस या कॉन्फ्रेंस हुई है, मीटिंग हुई है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज, मेंबर कंट्रीज जहाँ पर आई थी। ये मीटिंग कहाँ पे हुई है, दिस हैज हैपेंड इन पेरिस, फ्रांस, ठीक है। इसमें किस बारे में बात किया था, फाइनली सारी कंट्रीज ने एक साथ मिलकर एक जगह पर आके डिसाइड किया है कि वी आर गोइंग टू रेज फंड्स टू हेल्प सूडान। सूडान एक कंट्री है जिसमें काफ़ी टाइम से, 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, वहाँ पे सिविल वॉर ब्रेकआउट हुआ था। मतलब सूडान वॉज ट्राइंग धीरे धीरे डेमोक्रेसी की तरफ जाने का, वो चाह रही थी सूडान एज अ कंट्री की दे वांटेड टू बी अ डेमोक्रेसी, लेकिन वहाँ पे एक मिलिट्री ग्रुप है जिन्होंने कूप कर लिया। कूप कर लिया मतलब एक मिलिट्री, काफ़ी बार जैसे आपने पाकिस्तान में सुना होगा कि उन्होंने देव डन अ कूप, COUP। इसका मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट से सारा का सारा पावर अपने पास हथिया लिया। तो वहां का एक मिलिट्री ग्रुप है जिनका नाम था SAF, ठीक है, सुडानीज आर्म्ड फोर्सेस। उन्होंने ये डेमोक्रेसी का प्रोसेस रोकने के लिए सारा का सारा पावर और अथॉरिटी अपने पास हथिया लिया, ठीक है। तो ये हथियाने के बाद वहां पे एक सिविल वॉर हो गया, दोनों फोर्सेस आपस में भिड़ गई, लड़ गई। सिविल वॉर के कारण, किसी भी टाइप के वॉर के कारण, इनफैक्ट अक्सर लोग, कॉमन पॉपुलेशन ज्यादा सफर करती है कंपेयर टू द गवर्नमेंट एंड द मिलिट्री, और ऐसा ही कुछ सूडान में हुआ। हालांकि सूडान को काफी टाइम से इग्नोर किया जा रहा है, मतलब आपने ज्यादातर टाइम न्यूज चैनल्स में भी नहीं सुना होगा, रेयरली न्यूज़पेपर्स में भी सूडान में के बारे में आया होगा, लेकिन वहाँ बहुत खराब कंडीशन चल रही है। वहाँ मैक्सिमम पीपल आर स्टार्विंग, मतलब अब ऑफिशियल वार्निंग डिक्लेयर कर दी गई है कि सूडान में देयर इज गोइंग टू बी अ फेमाइन। फेमाइन का मतलब होता है भूखमरी, एक्सट्रीम भूखमरी एंड एक्सट्रीम हंगर। हंगर के कारण पीपल माइट बी डाइंग। हर 1000 लोगों में 4-5 बच्चों की और 2-3 एडल्ट्स की पर डे भूख के कारण, खाना ना मिलने के कारण जब डेथ होती है, दैट इज कॉल्ड अ फेमाइन। सूडान में ऑफिशियल वार्निंग डिक्लेयर की गई है कि जल्द ही फेमाइन हिट करने वाला है। फाइनली द वर्ल्ड हैज रियलाइज्ड, और ये इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन कॉन्फ्रेंस सूडान के लिए की गई है इन पेरिस, ठीक है, फ्रांस का कैपिटल पेरिस। तो अगर आपको ऑप्शन में फ्रांस पूछे या पेरिस पूछे, एक ही बात है। ऑब्जेक्टिव क्या है, to raise funds for the people of Sudan who have been caught in the war between the Sudanese army and the rebel paramilitary forces। मतलब आप सोचो, दो चीजें जो सूडान के लोगों के लिए ही बनाई गई थी, पैरामिलिट्री फोर्स और आर्मी, दोनों लोगों की बेहतरी के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई जाती है, वो ही आपस में भिड़ गए और फाइनली द पीपल आर सफरिंग। तो फाइनली ये कॉन्फ्रेंस में साथ में कौन कौन आए हैं, ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फ्रांस, जर्मनी और यूरोपियन यूनियन ने ऑर्गेनाइज की है, और इसमें सारे मेंबर कंट्रीज साथ में आकर फंड्स रेज करने वाले हैं टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन एड टू सूडान। ओके, इन द नेक्स्ट न्यूज यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मूला 1, काफी इंटरेस्टिंग स्पोर्ट्स न्यूज है, बट काफी घिसी पिटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि हर बार यार जब भी फॉर्मूला 1 की रेस देखो तो एक ही इंसान जीतता है। अब तो आंसर में तुक्का मारना इतना आसान हो चुका है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर भी देखें तो फाइनली चाइनीज या चाइना में हुई ग्रैंड प्री फॉर्मूला 1 रेस में अगेन मैक्स वर्स्टैपेन हैज वन। मैक्स वर्स्टैपेन हु ड्राइव्स फॉर रेड बुल, अगर आपसे पूछा जाए किसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसके ड्राइवर हैं ये, सो ही रिप्रेजेंट्स रेड बुल। अगेन ही हैज वन। 2024 में होने वाली शायद ये 5वीं रेस होगी, और 5 में से 4 तो ये जीत चुके हैं। सिर्फ एक लौती रेस है जिसमें ही wasn't the one to win, and that was ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री में फरारी के मिस्टर कार्लोस सियाना जीते थे, या साइना, who drives for Ferrari, he had won। इसके अलावा पिछले साल की मैक्सिमम सारी रेसेस, और अभी 2024 में भी शुरुआत से जो हो रही हैं, सारी की सारी रेसेस हैव बीन वन बाय मैक्स वर्स्टैपेन, जो कि
फरारी के लिए, जो कि रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं। तो अगर कभी आंख बंद करके तुक्का मारना हो ना तो बहुत ईजी तुक्का होता है मैक्स वर्स्टैपन। इनफैक्ट सारी की सारी ग्रैंड प्री रटने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ ये देख लो कि जितनी भी ग्रैंड प्री रेसेस हुई हैं अलग अलग होती है, ऑस्ट्रेलियन होती है, जापानीज होती है, सऊदी अरेबियन होती है, चाइनीज होती है, ये सारी की सारी जो हुई है इनमें से किसमें ये नहीं जीते, सिर्फ उतना याद कर लो, बाकी सब में ऑब्वियस है कि मैक्स वर्स्टैपन ही जीते हैं। ठीक है, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं इनका नाम है वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ही हैज बिन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। नेवल स्टाफ के चीफ होते हैं और बहुत 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 इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है ये। ही इज करेंटली, फिलहाल में अपॉइंटमेंट से पहले ही वाज द वाइस चीफ ऑफ नेवी। तो वाइस चीफ ऑफ नेवी से आकर अब ये नेक्स्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बन गए। वाइस चीफ से ही हैज बिकम द चीफ। अच्छा, ये किन की जगह पर आए हैं, या पहले एक्स एडमिरल कौन थे, उसके ऊपर भी काफी बार क्वेश्चन आ जाता था। तो इनसे पहले जो चीफ थे दैट वाज एडमिरल आर हरि कुमार। ठीक है, वेरी इजी टू रिमेंबर, आर हरि कुमार वाज द नाउ एक्स चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। अब चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? मिस्टर दिनेश के त्रिपाठी। ओके, नेक्स्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट रिलेटेड टू आर्मी ओनली। यहां पर जो हम बात कर रहे हैं, अगेन मिस्टर दिनेश के त्रिपाठी की बात कर रहे हैं। ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ना, दैट विद द मूछ है, ही इज द वन हु इज मिस्टर दिनेश के त्रिपाठी। सो दो वीडियोस दैट मर्ज किए गए थे। पहले वाले में आपको दिखाया जा रहा था जो कि एक्स थे, एंड नाउ दिस इज द प्रेजेंट वन। ठीक है, अच्छा, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, कुवैत के एमीर, वहाँ के जो राजा होते हैं, उन्होंने अपॉइंट किए गए हैं कुवैत के नए प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम है, काफ़ी लंबा सा नाम है, शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा। दैट इज द नेम ऑफ द न्यू प्राइम मिनिस्टर। काफ़ी इजी टू रिमेंबर, मतलब इतना लंबा नाम आप ऑप्शंस में देखोगे तो ही आपको सारा का सारा याद आ जाएगा। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ये रह चुके हैं। इन्होंने रिजाइन किया था, बट इट वाज जस्ट अ पार्लियामेंट्री प्रोसेस, क्योंकि पार्लियामेंट डिसॉल्व होने वाला था एंड कुछ ही महीनों में, तो इन्होंने जस्ट एज ए कस्टमरी प्रोसेस रिजाइन किया था। पहले भी यही प्राइम मिनिस्टर थे, इन्हीं को बेसिकली अगर एक तरीके से बोले तो रीअपॉइंट किया गया है। ठीक है, अच्छा, कुवैत के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। कुवैत का कैपिटल क्या है? कुवैत सिटी, वेरी इजी टू रिमेंबर। एंड कुवैत की करेंसी क्या है? दैट इज कुवैत दिनार। नाउ टेल मी इन द कमेंट्स बिलो कि विच कॉन्टिनेंट इज कुवैत इन? कुवैत किस कॉन्टिनेंट में आता है? ठीक है, एंड दिस इज द लास्ट न्यूज, दैट इज, इनको भी आपने काफी बार देखा होगा, हर नेम इज क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। शी हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF। IMF क्या होता है? IMF इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को 1944 में एस्टैब्लिश किया था आफ्टर ए ह्यूज इकोनॉमिक क्राइसिस। एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी जो स्टार्ट हुई थी USA में, बट अफेक्ट किया था पूरे के पूरे दुनिया को। ठीक है, इस इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद बहुत सारी, स्पेशली 44 मेंबर कंट्रीज, जो फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज थी, अगेन 44, तो इजी टू रिमेंबर, फाउंड कब हुआ था? 1944, मेंबर कंट्रीज कितनी थी? 44। ये सब मिलके बैठे और इन्होंने डिस्कशन किया कि यार अब ऐसा क्या किया जाए कि अगले बार इतना बड़ा ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस ना आए, इसको अवॉइड करने के लिए तो IMF बनाया गया। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मेन काम क्या होता है? इनका काम होता है कि पहले तो इकोनॉमी का ट्रैक रखना, कि सारी की सारी जो कंट्रीज हैं, अब तो 190 प्लस मेंबर कंट्रीज आर मेंबर्स फॉर इट, तो इन सारी कंट्रीज की इकोनॉमी का ट्रैक रखते हैं, सर्वे करते हैं, सर्विलियंस करते हैं और ध्यान से देखते हैं कि कुछ गड़बड़ पॉलिसी की वजह से या कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा जिसके वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकता है। कुछ ऐसा होता है तो उस कंट्री को बाकायदा वार्निंग दी जाती है, एडवाइस दी जाती है और पॉलिसी के ऊपर सलाह मशवरा चलता है कि आपको ऐसा करना चाहिए। उसके बाद भी अगर इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाती है, अगर टाइम से नहीं संभल पाते, तो IMF फंड्स भी देता है या लेंडिंग भी करता है टू दीज कंट्रीज हु आर डीलिंग विद इकोनॉमिक क्राइसिस। अच्छा, IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? IMF का हेडक्वार्टर है वहीं जहाँ पे पूरी क्राइसिस स्टार्ट हुई थी। कहाँ? USA। तो USA में वेरी इंपॉर्टेंट सिटी वॉशिंगटन DC, आपको हेडक्वार्टर IMF का यहीं पर मिल जाएगा। अगेन MD एंड CEO ऑफ IMF, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, किसको बनाया गया है? रीअपॉइंट किया गया है, अमेजिंग लीडिंग, इनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। किस कंट्री से बिलोंग करती है? शी बिलोंग्स टू बुल्गारिया। ठीक है, आई होप टुडे सेशन वाज वेरी डिफरेंट एंड मोर रिमेंबर वर्दी फॉर यू, कि आपको आज के सेशन में और बेटर
याद हुआ होगा. अनदर थिंग, इफ एनी ऑफ यू हैव एनी अदर सजेशन, आप चाहते हो मैं किसी और चीज़ पे स्पेसिफिकली वीडियो बनाऊं या किसी और तरीके से वीडियो बनाऊं, तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट्स बिलो. स्टूडेंट्स के सजेशन एंड स्टूडेंट के रिक्वेस्ट आर ऑलवेज 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 सर आंखों पर एंड टेकन इन टू कंसिडरेशन. इसके साथ साथ थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी इन टूडेज सेशन. आई सी यू गाइज अगेन वेरी वेरी सून नेक्स्ट वीक, एंड हम इसी तरीके से सेशन को इम्प्रूव कर करके नई नई चीज़ें लाते रहेंगे. क्वेश्चंस का आंसर कमेंट्स में देना ना भूलें. आई सी यू गाइज वेरी सून वेरी सून वेरी सून अगेन. थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी टू दिस सेशन. दिस इज विशिष्टा साइनिंग ऑफ.